नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सबसे निवेदन है कि यदि आपको हमारे समाचार पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे समाचारों को बढ़ावा दें। ये आपकी मेहरबानी पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की खबरों को पसंद करते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूक्रेन रूस युद्ध का आज 11वां दिन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अस्तित्व को लेकर धमकी दी है। रूसी सेना के हमले के बाद रूस को अमेरिका समेत कई पश्चिम देशों से कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। इससे रूस की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रभावित हो रही है। इससे बौखलाए मॉस्को ने यूक्रेन को देश का दर्जा खत्म करने की धमकी दी है। बता दें कि विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग करने के नवीनतम प्रयासों में यूएस आधारित कार्ड भुगतान दिग्गज वीजा और मास्टर कार्ड ने रूस को परिचालन से निलंबित कर दिया है। इससे पहले बीती रात इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने अचानक मॉस्को पहुंचकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ लगभग 3 घंटे तक बातचीत की। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अघोषित बैठक अमेरिकी प्रशासन की वजह से हुई है। पुतिन से मुलाकात के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी बात की। जेलेंस्की इजरायल से मामले में दखल देने की अपील करते रहे हैं। भारत ने शनिवार को कहा कि पूर्वी यूक्रेन के सुमी में फंसे करीब 700 भारतीय छात्रों को निकालने पर उसका मुख्य जोर है, जहां पर गोलीबारी और हवाई हमले देखे गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में खार्किव और पिसोचिन से अपने सभी नागरिकों को निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य जोर अब सुमी से भारतीय छात्रों को निकालने पर है। हम लोग उनकी निकासी के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन से स्थानीय स्तर पर भी संघर्ष विराम के भारत के आह्वान को भी दोहराया ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से भारतीयों को निकाला जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि सुमी से भारतीयों को निकालना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वहां गोलीबारी और हिंसा जारी है तथा परिवहन के साधनों की भी कमी है। उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा कि भारत छात्रों के निकासी के लिए अन्य कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अकील अब्दुल हमीद कुरैशी ने शनिवार को कहा कि उनके बारे में सरकार के नकारात्मक विचार उनकी न्यायिक स्वतंत्रता का प्रमाण पत्र है। जस्टिस कुरैशी की टिप्पणी भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश की आत्मकथा में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में है। पूर्व सीजीआई ने आत्मकथा में इस बारे में विस्तार से चर्चा की है कि मध्य प्रदेश और त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिशें क्यों खारिज कर दी गई थी। अपने कार्यकाल के अंतिम दिन राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों और न्यायाधीशों के बीच जस्टिस कुरैशी ने न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा भेजी गई अधिवक्ताओं की सूची में शीर्ष अदालत द्वारा व्यापक रूप से काटछांट करने को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया। वहीं उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने शनिवार को कहा कि देश में मीडिया पर कई प्रकार से हमले किए जा रहे हैं और प्रेस की स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है तथा पत्रकारों की इसकी रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए आईपीआई इंडिया पुरस्कार प्रदान करने के वास्ते आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि पत्रकारों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें उनका काम करने के लिए गिरफ्तार करने समेत कई घटनाओं से मीडिया कर्मियों पर हतोत्साहित करने वाला प्रभाव पड़ता है, जिससे वे जरूरत से ज़्यादा सावधान होकर काम करने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सामान्य ज्ञान का मामला है कि प्रेस पर कई तरह के हमले होते हैं। कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें उनका काम करने के लिए लंबे समय तक जेल में रखा गया। कई पत्रकारों के विरुद्ध इसी कारण से प्राथमिकी दर्ज की गई। ऐसे भी मामले सामने आए जब कुछ पत्रकारों को शालीनता से बात मानने पर मजबूर किया गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक के 6 चरणों के मतदान से स्पष्ट है कि भाजपा का झोला उठाकर जाने का समय आ गया है।
और अब राज्य में कांग्रेस बिना सरकार बनना संभव नहीं होगा। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में ये कहा कि यह तो तय है कि भाजपा का झूला उठाने का समय आ गया है, उसका सफाया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जो भी सत्ता में आए, लेकिन भाजपा तो जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना संभव नहीं होगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 7वें एवं अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा, वहीं मतगणना 10 मार्च को की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद राजस्थान सहित देश भर के हजारों विद्यार्थी यूक्रेन में फंस गए थे। प्रदेश के या राजस्थान के 18,000 से ज़्यादा विद्यार्थी अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। ये विद्यार्थी MBBS करने गए थे। इसी बीच एक बड़ी बहस शुरू की गई भारत में कि भारतीय विद्यार्थी MBBS करने वाले दूसरे देशों में क्यों जाते हैं या जाते ही क्यों हैं। इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जा रहे हैं। यूक्रेन ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, टर्की, रशिया और कई छोटे बड़े अफ्रीकन देशों में बड़ी तादाद में भारतीय विद्यार्थी मेडिकल स्टडीज़ के लिए जाते हैं। नीट 2021 में 16,19,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे, लेकिन सीटें मात्र 77,000 सीटें। 18 लाख की इच्छाएं डॉक्टर बनने की, तो उसमें इच्छा अगर है तो क्या खराबी है। ऐसे में इन सीटों पर एडमिशन पाने से वंचित रहे विद्यार्थियों का विदेशों का रुख करना पड़ता है। चीन, टर्की, रूस और कई छोटे बड़े अफ्रीकन देशों में भारत के विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं। सरकारी कॉलेज में राजस्थान के 3,030 मेडिकल सीटें हैं, जबकि नीट एग्जाम 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी देते हैं। यानी यहाँ पे भी 97,000 ज़्यादा विद्यार्थी डॉक्टर बनने की इच्छा है, लेकिन मात्र सीट कम होने की वजह से डॉक्टर नहीं बन पाते। इसका कारण उनकी विज्ञानता या उनकी वैज्ञानिकता पे या उनकी विद्वता पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि सीट कम होने पर प्रश्न चिन्ह है। यही अगर 10,000 सीट होती तो उनमें से और विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाते, 20,000 सीट होती तो और हो जाती। वहीं भारत में सरकार की कॉलेज सालाना फीस 4-5 लाख रुपए है, जबकि सीटें लिमिटेड है। प्राइवेट कॉलेजों में 20 से 30 लाख सालाना पहुंचती है। ये 20 से 30 लाख सालाना पहुंचाने का ये खोज, ये फीस, ये किसने निर्धारित की है कि 1 करोड़ से ज़्यादा MBBS की यहाँ सीट होगी, यहाँ फीस होगी, ये कौन निर्धारित करता है। और 1 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले भारत में कितने लोग हैं, और वो जो आज एडमिशन ले रहे हैं वो कितने बर्बाद हो रहे होंगे, लेकिन इसकी किसी को फिक्र नहीं है। वही फीस बाहर 20 से 25 लाख रुपए में MBBS की जाती है और फिर उसको बदनाम किया जाता है। ये एक नेक्सस है, ये एक माफिया गिरोह है जो 1 से 1.5 करोड़ जिनका नुकसान हो रहा है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। गनिंग फॉर द गॉडमैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूज कन्विक्शन। इस किताब में लिखी एक लाइन ने राजस्थान के सबसे चर्चित आसाराम केस को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इसी एक लाइन के दम पर नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम के वकीलों ने जमानत याचिका दायर की है। ये किताब लिखी है आसाराम को गिरफ्तार करने वाले IPS ऑफिसर अजय पाल लांबा ने। किताब में छपी एक लाइन पर आसाराम के वकीलों को आपत्ति है। याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। IPS की किताब में लिखी एक लाइन ने इस केस को फिर से जिंदा कर दिया है। इस किताब और इस लाइन को अगर अर्थ समझे तो शायद हर बेटी का बाप ये सोचे कि उसको सज़ा नहीं बल्कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आप किस तरह से अपने बच्चियों को बर्बाद कर रहे हो, किस तरह से आप अपने पद का, अपने धर्म का लाभ उठाकर किस तरह से अपने छोटे छोटे देश के बच्चियों को बर्बाद करने पर लग रहे हो। और फिर भी हमारी अंधभक्ति कि हम अपने उनके अंधभक्तों के देखो कि अपनी बच्चियों को वो आश्रम में छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ एक इस बात पे कि वो देवता का अवतार है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।